हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद सुशील के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो भाई साहब, हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आई होप कि आपने वो 2 लेक्चर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो भाई साहब देख लीजिए प्लीज़। आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा तो खुशी हमको मिलेगी, है ना। तो देखिए ना, जाइए देखिए प्लीज़। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तो हमारी वीडियो देख लीजिए, ये वाला देख के तब वो देखना बाद में। तो हमने उन 2 लेक्चरों में बात किया कि अलग अलग टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनमें क्या क्या हमने चेंजेस देखे। आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। भाई साहब, क्या है केमिकल रिएक्शन? हर तरफ हो रहा है केमिकल रिएक्शन। मेरे पेट में हो रहा है, आपके पेट में भी हो रहा है, आपकी बॉडी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन को आप डिफिनेशन में कैसे बताएंगे कि भाई साहब होता क्या है? तो पकड़ लो कॉपी, उठा लो पेन, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है रिएक्शन का फुल एंटरटेनमेंट। तो आइए, वाह क्या लाइन बोल दी यार। पकड़ लो कॉपी, उठा लो पेन, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है रिएक्शन का फुल एंटरटेनमेंट। वाह, मैं तो शायर बन गया। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। देखिए, रिएक्शन का मतलब होता है भाई साहब, 2 चीजें मिलें और एक नई चीज बन जाए। सिंपली उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन, कि जहां पे 2 चीजें मिल रही हैं और एक नई चीज बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब क्या 2 चीज मिली, क्या बना, वो आपने देखा, कल ही देखा था कि भाई साहब हमारे पास कोई इनिशियल चीज थी और वो किसी नई चीज में कन्वर्ट हो रही है, नई चीज में बदल रही है, तो हमने उसको बोला केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो भाई साहब, कॉपी पेन अच्छे से रेडी रखिएगा। एक एक लाइन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दोस्त आपके सामने है और एक एक चीज नहीं छोड़ेगा, वो सारी चीजें अच्छे से बताएगा। कौन? मैं बताऊंगा यार, क्या परेशान हो रहा है तू। तो भाई साहब देख रहे होंगे। चलिए, ज़्यादा बकवास भी नहीं करेंगे यार, बकवास सभी करते हैं, तो हम थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे और मज़ा भी करेंगे। नहीं, मज़ा नहीं, पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, तो भाई साहब सिंपल सा है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, और जिनकी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। 2 चीज लो, आपस में मिला दो, भिड़ा दो। भाई आप सब आप हो, आप कहां से आए हो? अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां से आए हो, भाई साहब मैं जब छोटा था तो मुझे मतलब ऐसा पहले तो पता नहीं था, अब पता चला कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो समझता था कि भाई साहब मैं ऊपर से आया हूँ, भगवान ने मुझे ऊपर से फेंक दिया है। मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली बच्चा आता कहाँ से। तो जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे, पढ़ोगे, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो वैसे आप कहाँ से आए हो? जब 2 लोग मिले, और जब 2 लोग मिले तो एक अद्भुत चीज़ बनी, वो हैं आप। तो रिएक्शन का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जहां पे 2 चीजें मिलेंगी और एक नई चीज बन जाए, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं, आ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। सॉरी, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances, क्या हो रहा है भाई, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? 1 or more substances react to each other and to form new substance।
है ना, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो भाई साहब केमिकल रिएक्शन का सीधी से मैंने आपको डिफिनेशन बता दी कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जहां पर भी आपको दिख जाए न्यू सब्सटेंस तो भाई साहब वो केमिकल रिएक्शन है। लैंग्वेज थोड़ी सी शायद आपको लेंथी लग रही होगी, तो एक मैं सबसे इजी लैंग्वेज बता दे रहा हूं। अगर आपको दूसरी कोई लैंग्वेज लिखनी है, ये समझ में नहीं आया, तो मैं एक और आपके सामने डिफिनेशन लिख रहा हूं, यहां आप देखिएगा। The transformation of a chemical substance, the transformation of a chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction। रिएक्शन। तो भाई साहब आपके सामने मैंने दो डिफिनेशंस लिख दी कि पहली डिफिनेशन तो सिंपल सा आप बोल दो कि भाई केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। या तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। किस में बदल गया? इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। बस उसी को हमने बोल दिया केमिकल रिएक्शन। अब जब भी यार आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो आप क्या चेंजेस देखते हो? क्या सभी केमिकल रिएक्शन में एक ही टाइप का चेंजेस हो रहा है? और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बर्निंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन के। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, तो ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आप नीचे ऐड भी कर लीजिएगा एग्जाम्पल में कि बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स या आयरन मेटल्स। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझेंगे कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं, क्या उसमें क्या आप देखते क्या हो कि जो भी रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है भाई साहब किसी भी रिएक्शन में कि कोई रंग बदलेंगे तो किसी का टेम्परेचर हाई होगा, है, किसी में प्रेसिपिटेट बनेगा, किसी में एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तो सभी मैं एक एक अच्छे से बताऊंगा कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या आप चीजें देखते हो। और अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग चीजें होती हैं। किसी में आपने देखा गैस निकल रही है, यहां मत निकले, मतलब यहां मत करना ऐसा कुछ कि गैस वैस निकले, है ना। और हो सकता है किसी में जो है टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है किसी में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, बताऊंगा भी मैं कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, पीपीटी जिसे आप लोग बोलते हो, है ना। और हो सकता है किसी में स्टेट चेंज हो रही हो। तो इतने सारे हम चेंजेस देखते हैं, तो इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि जो चीजें आपने उसमें देखी हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आइए हम सब कर देते हैं इसको, आप लोग नोट करते रहिएगा। और मैं बताऊंगा नहीं कि भाई साहब आप नोट करो, क्योंकि ये चीजें मैं सबसे अलग दे रहा हूं आपको। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके की डिफिनेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि पर्सनली मैंने अपनी लैंग्वेज आपको मैंने दी है कि अपनी लैंग्वेज में कैसे आप डिफाइन करोगे, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया है, बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो आपने समझ लिया कि भाई साहब मेरे पास कुछ है और वो बदल गया किसी दूसरी चीज में, बस भैया वही केमिकल रिएक्शन है। अब हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ये क्या क्या चेंजेस। तो आप लोग इसको रट लीजिए चाहे कैसे भी करके, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। और जिसको मैं बोलूंगा भाई साहब इसको स्टार कर लीजिए, मतलब वो पेपर में आएगा ही आएगा, 90% तो आने के चांसेस रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई साहब एसी नहीं चल रही, थोड़ा पसीना आ रहा है, मैं एसी चला दूं। भाई साहब पसीना छूटता है ना तो मज़ा नहीं आता है थोड़ा सा। तो देखते रहिए आप लोग, बाकी सब मत देखिए, परेशानियां ये सब आती रहेंगी, हमको सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की आप क्या क्या चेंजेस देखते हो। तो सबसे पहले मैंने बोला एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, गैस निकल रही हो। अभी दिखाऊंगा कैसे गैस निकलती है ना, सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस मैं दिखा दूं कि मैंने इससे पहले कुछ एक्टिविटी आपको मैंने बताया था कि जब आप जिंक ग्रैन्यूल या जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो आपने क्या चेंजेस देखा। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं इक्वेशन पे बना के कि ये मेरे पास जिंक था, ये मेरे पास जिंक। अब जिंक को मैंने डाला किसमें, HCl में, और जैसी HCl में डालूंगा तो भाई साहब दो चीजें हैं आपस में भिड़ने वाली हैं, लड़ने वाले हैं। यहां यही होता है, दो चीजें भिड़ेंगी लड़ेंगी और कुछ ना कुछ बनेगा, तो बनाइए ना। तो भाई साहब जिंक है, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो बनेगा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। तो भाई साहब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो क्लियरली कि हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहां पर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड समझते रहिए, सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है पारा हाई हो जाना। जैसे आप लोगों का हो जाता है, जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो परेशानी होती है। जैसे कि मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ ये चीज़ें लेके कि ताकि आपकी परेशानी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ और आपको अच्छी राह दिखाऊँ। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहां पे टेम्परेचर हाई हो। अब कैसे, जैसे आपने देखा होगा, आपने चूना देखा है, चूना। अब बोलो सर हम चूना तो खाते नहीं, तो देखेंगे कहां से, देखा होगा आपने, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। और शायद आपके घर में कोई पेंटर आया होगा, और जब पेंटर आता है तो आपने देखा होगा कि जब वो चूने को पानी में डालता है तो होता क्या है। जैसे भाई साहब वो चूने को पानी में डालेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब पानी खौलने लगेगा, एकदम बॉयल करने लगेगा। और उस पानी में हाथ मत डाल देना, वरना फिर क्या होगा तो वो आप समझ ही जाएंगे, है ना। हाथ बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि जब चीज़ें आपको पता है कि भाई साहब आप केमिस्ट्री है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, आग लग सकती है, लेबोरेटरी उड़ सकती है। तो भाई साहब देख के करिए, समझ के करिए, वरना अगर आप बाई चांस मैं आपको बुला लूँ कि भाई साहब आओ केमिस्ट्री का जो है प्रैक्टिकल कर दो, तो मुझे लगता है तुम तो लैब ही उड़ा दोगे। क्योंकि जब तक चीज़ें हम समझेंगे नहीं तो भाई साहब यही होगा, है ना। तो जब आपने देखा कि वो जो पेंटर है वो क्विक लाइम को पानी में डालता है तो पानी खौलने लगता है, एकदम एनर्जी निकलने लगती है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल कि यहां पर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि चेंज इन टेम्परेचर। और आपको मैं इक्वेशन करके दिखा दूं कि चूना ये है क्विक लाइम, CaO, इसको हम लोग बोलते हैं, मार्कर काहे नहीं चल रहा है भाई, क्विक लाइम। और जब आप क्विक लाइम को किस में डालते हो, पानी में, H2O, तो होगा क्या कि भाई रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं, रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, और वो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, चूने की पुताई जो आपने देखा होगा ना, जो वाइट वॉशिंग की जाती है, तो वो है स्लेक्ड लाइम। और साथ ही में और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो भाई साहब एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ना। और यहां लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। चलिए ये दो, तीसरा मैं बताता हूं आपको, भाई नोट करते रहिएगा, मैं
जितने भी चेंजेस है आपको सारा, और जो भी ये चल रहा है ना एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, आपको एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना, बस मन रोक के दिल थाम के बैठे रहिए। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको लगेगा कि भाई साहब आपने कुछ सीखा। जब क्वेश्चंस होने लगते हैं तो अंदर एक खुशी आती है कि हाँ यार मैंने सीखा, मैं कुछ पढ़ के आया। और पढ़ लिया, जब क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी तो सिर्फ लेक्चर चल रहा है, आप लेक्चर देखिए, फिर इसके बाद आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 100% होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना मैं पढ़ा रहा हूं, और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं जो बताऊंगा वो 100% आपको एक्यूरेट चीजें ही दूंगा। चलिए, तीसरा कैरेक्टर है चेंज इन स्टेट। तीसरा कैरेक्टर है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट कैसे भाई? हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में आपने जो चीजें ली हैं वो लिक्विड हो, और जैसे ही आपने रिएक्शन किया तो वो सॉलिड बन जाए या गैस बन जाए। तो जहां पे उसकी स्टेट में चेंजेस हो तो समझ जाना भाई साहब वो केमिकल रिएक्शन ही है, कि उसकी स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है, इसको आपने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, और जैसी भाई हाइड्रोजन जो है एक बर्निंग गैस है भाई, ये जलती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में हेल्प करती है। और भाई साहब जब दोनों चीजें मिली तो एक यूनिक चीज बन गया बुझाने वाला। और आग को कौन बुझाता है? पानी। तो बन गया आपका वाटर, H2O। बना कि नहीं बना? अब ये अगर हम बात करें तो भाई साहब ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जो बना वो तो लिक्विड बना। तो क्या स्टेट में चेंजेस हुआ? बिल्कुल करेक्ट। तो थर्ड आपका है चेंज इन स्टेट में, कि अगर आप कोई दो चीजें ले रहे हो तो उसमें स्टेट में भी चेंजेस हो सकता है। हो सकता है या लिक्विड बना, आप कोई दूसरा एग्जांपल लोगे तो सॉलिड भी बन सकता है। चलिए, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन को आप मिलाते हो, दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो उसी को बोलते हैं पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, बहुत ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कि जब आप लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको इसमें मैं ऐड कर रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे ही मैं लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करता हूं भाई साहब, तो क्या होता है? बताएंगे आप लोग क्या होता है? अरे भाई साहब, दो चीजें मैं फिर से ऐड करने जा रहा हूं, भिड़ा रहा हूं, दोनों को लड़ा रहा हूं आपस में, और जैसे लड़ाऊंगा तो कोई अद्भुत चीज बनेगी, जैसे आप बने जब दो चीजें लड़ी थी, है ना? तो जैसे इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा PbI2, ये जो होगा आपका सॉलिड होगा, इनसेल्यूबल होगा, और येलो कलर का होगा। तो यहां लिख लो, येलो कलर का आपका ये पीपीटी फॉर्म होगा। और साथ में आपका और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। सेकंड में अगर बात करूं, अभी तो 4 प्रॉपर्टीज हुई, पांचवी प्रॉपर्टी है, नोट करते रहिए जल्दी से, क्योंकि टाइम है कम और चीज़ों को कवर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पढ़ाऊंगा ऐसे कि चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप वहाँ से तुरंत उसको उठा ले, तुरंत उसको पकड़ ले कि भाई साहब ये तो सर ने पढ़ाया है, ऐसे कैसे हम छोड़ दें उसको। तो लास्ट है चेंज इन कलर, है ना? चेंज इन कलर में आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें चेंज इन कलर भी हो रहा है, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा कि भाई कलर कैसे चेंज हो जाता है, तो कलर भी दिखाई दे रहा हूं। तो लास्ट एग्जांपल है चेंज इन कलर। इन कलर,
तो चेंज इन कलर का मतलब हमने जो सोल्यूशन लिया उसका कलर कुछ और था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसका कलर कुछ और। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है उसका जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। मेरी एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात नोट कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो होता क्या है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। आगे आप पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और आयरन करेगा क्या कि कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और कॉपर जो है उस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसका कलर जो है ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। तो यहां हमें कलर में चेंजेस देखने को मिला। कि इक्वेशन बना दूं, क्योंकि ऐसे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। कि ये मेरे पास था आयरन, और जैसे ही मैंने इसको डाला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और इसका कलर याद रखिएगा ब्लू कलर का होता है ये कॉपर सल्फेट। जैसे हमने डाला तो बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है बाहर आ गया आयरन नेल पे डिपॉजिट होके। तो ये जो कलर इसका है इसका हो गया ग्रीन कलर। क्या आपको कलर में चेंजेस दिख रहा है? बिल्कुल, हमारे पास ब्लू कलर था लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसका कलर हो गया ग्रीन कलर। तो भाई साहब यहां पर चेंज इन कलर आपको देखने को मिला। तो टोटल आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। सबसे पहला आपने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर आपने देखा चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज इन कलर, फिर चेंज इन, इसके बाद आपने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, है ना। तो टोटल 5 टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और चेंज इन स्टेट, आपने स्टेट भी देखा। फिर से बता दूं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड चेंज इन कलर। तो और कहीं पे चेंज इन स्मेल भी होता है भाई साहब, किसी रिएक्शन में स्मेल भी आ सकती है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल 5 टाइप के हमने चेंजेस देखे, 5 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी केमिकल रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अब आपको पता है, आप जानते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कि ये क्या हो रहा है इसमें, लेकिन अगर आपको किसी को बताना हो तो भाई साहब आप जा के नहीं बताओगे। जैसे मुझे पता है कि मैं अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करूंगा तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर मुझे किसी को बताना है तो भाई साहब मैं जा के बताऊंगा, ए भाई साहब मैग्नीशियम लो ऑक्सीजन के साथ बर्न करो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम लो ऑक्सीजन के साथ बर्न करो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर पूरी क्लास को बताऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो एक इक्वेशन की फॉर्म में करूंगा। तो पहले तो हमको पता हो भाई साहब ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक इक्वेशन की फॉर्म में, और किसका यूज करके, सिंबल्स एंड फॉर्मूले, बस उसी को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। वहां से एक निकल के आ जाता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। समझे ना? नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार देख लीजिए भाई साहब, कोई जल्दी नहीं है। और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि सर बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मैं बता दे रहा हूं, फिर से अच्छे से बताऊंगा। बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो जैसे मैंने अभी बात की कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब मैं बोल रहा हूं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो क्या होता है। तो भाई साहब मुझे पता है कि मैग्नीशियम को जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? तो ऐसे बताऊंगा, देखो कि भाई साहब मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, बर्न। तो कोई भी चीज आप बर्न करते हो तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन होती है तो वो क्योंकि आपने पढ़ा है ऑक्सीजन कैसी गैस है, बर्निंग में हेल्प करती है ये। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर आग लगेगी ही नहीं। तो आग लगाने के लिए जरूरी है एक तो इंसानों का होना, दूसरा ऑक्सीजन का होना। तो वहां आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो हुआ क्या कि बन गया MgO।
क्या बन गया, MgO, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ गए ना। अगर आपसे फिर से, चलो मैं अच्छे से बता दे रहा हूं, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझे ना, आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी इक्वेशन जो है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने सिंबल्स का यूज किया, हमने फॉर्मूलों का यूज किया, तो बस वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। काहे इतना सोचना यार, सिंपल सा है। चलिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैं आपको डिफिनेशन लिखे दे रहा हूं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन की हम अगर बात करें, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि चीजें मैं जो बताऊंगा एकदम अपने आप में अच्छी ही होंगी। मार्कर, अच्छी मार्कर भी नहीं है यार, सब में इंक लगता है खत्म हो गई। चलिए, चल रहा है। हाँ, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम सिंबल्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज लग रहा है कि सारे मार्कर्स में इंक ही नहीं है। आ केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of a chemical reaction. Whereas, जहां पे क्या होता है, whereas reactant and product are expressed formulae and symbols, है ना, फॉर्मूले एंड सिंबल्स। ये भी आप यहां तक कर सकते हैं कि अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड फॉर्मूले एंड सिंबल्स। कि हम जहां पे करते क्या हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में, और किसका यूज करके, सिंबल्स एंड फॉर्मूले, है ना। बिल्कुल, आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग, सॉरी आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग कर लो, यहां पे यूजिंग फॉर्मूले एंड सिंबल्स। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसमें एरो भी होता है, और एरो डिसाइड करता है कि वो आपका रिएक्टेंट इस साइड है और जो बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो आगे भी लिख सकते हैं कि सेपरेटेड बाय एन एरो, सेपरेटेड बाय एन एरो, सेपरेटेड बाय एन एरो। आगे आप ऐड कर लीजिए, बाय एन एरो, है ना, सेपरेट बाय एरो एंड, सॉरी 2 मिनट, हाँ, सेपरेटेड, सॉरी
separated by an arrow that show the direction of reaction, that show the direction of reaction. तो एक बार फिर से देख लीजिए, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग फॉर्मूले एंड सिंबल्स separated by using an arrow that show the direction of the reaction. अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज बता सकता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस, उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। सबसे इजी है, आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आप एक और लिख लीजिए डिफिनेशन कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना by using symbols and formulae of the substance is known as chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन कैसे, अब मैं बता दूं, जैसे बर्निंग आपने किया, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। चलिए साफ कर दें हम। अगर आपको बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है तो दूसरी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दो डिफिनेशन बता रहा हूं कि अगर चीजें नहीं आप कर पा रहे हैं तो कम से कम एक डिफिनेशन तो इजी है, वो तो याद हो ही जाएगी, है ना। सब थोड़ी टफ है यार। और भाई साहब कामयाबी समय मांगती है ना। उड़ान आपके हौसलों में होनी चाहिए, कामयाबी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपके अंदर हौसला ही नहीं है कुछ करने का तो फिर भाई साहब कामयाबी का आप क्यों सोच रहे हैं, है ना। फिर क्यों सोचे कामयाबी की मिलेगी। तो केमिकल इक्वेशन की बात करें, हाँ जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2 बन गया MgO। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, बाई चांस आपको अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा, मैं हूं ना आपके साथ। किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। मानता हूँ यार गाना नहीं गा पाता हूँ बट बाकी सब कर लेता हूँ, डांस से लेके एक्टिंग से लेके बाकी सब करता हूँ। बाकी मेरे को सिंगिंग नहीं आती तो क्या दिक्कत है यार, पढ़ना पढ़ाना है। चलिए, तो मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया एक इक्वेशन की फॉर्म में। अब इसको कैसे डिफिनेशन निकालोगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, भाई यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब मैंने इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, दिखाया, किसका यूज करके, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ये सिंबल्स भाई मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो बस बन गई डिफिनेशन कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यार उससे तो ये बेटर था, शॉर्ट है लेकिन मस्त है। वो भी सही है, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें आप समझ पाए, दोनों ही सही है। अब अभी केमिकल रिएक्शन यहां कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सेकंड स्टेप आता है, तो पहला स्टेप हुआ कि हमने रिएक्शन किया। दूसरा स्टेप आता है इसकी बैलेंसी को चेक करना कि क्या ये बैलेंस है। फिर तीसरा स्टेप आएगा उसके फिजिकल स्टेट को लेकर। तो दूसरा स्टेप है चेक इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आप चेक कीजिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। मैं आपको आज बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे Mg, तो बैलेंसिंग करने का सीधा तरीका है, यहाँ मैं लिख दूँ दूसरे स्टेप में कि उसकी बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोडक्ट अगर आपको देखने हैं तो बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। अब भाई साहब केमिकल इक्वेशन में जो एरो के इस साइड होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब बैलेंसिंग का मतलब होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं केमिकल इक्वेशन, एक तो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल करना, उनको बराबर करना। अब बाजार जाते हैं तो तराजू में तौलते हैं कि हाँ भाई साहब बराबर ही देना।
तो बराबर का मतलब यहां है कि जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है और जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स है उसको इक्वल कर देना, बराबर कर देना। दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले बैलेंस करने के लिए देखोगे क्या कि सबसे पहला पहला स्टेप होगा कि आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम, चाहे आप रिएक्टेंट में देखो चाहे आप प्रोडक्ट में देखो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके दिखे। तो जैसे आपको दिख गया कि यार यहां तो मेरे को ऑक्सीजन कितने दिखे, 2। अब भाई बराबर करना है तो इस साइड रिएक्टेंट साइड मुझे ऑक्सीजन दिखे 2, आ जाओ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड आपको ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं भाई 1। तो ये मत कर देना कि सर यहाँ 2 है तो यहाँ मैं ऐसे 2 लगा दूं, तो भाई साहब आप कुछ अद्भुत बना देंगे, तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, हमेशा बैलेंस करने के लिए आगे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां अगर 1 है मुझे इसको 2 करना है तो मैंने आगे से यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है ये सबके साथ, भाई आगे है तो मतलब ये सबके साथ यूज होगा। तो यहां ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया भाई, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब इधर मैग्नीशियम 2 है प्रोडक्ट साइड में, इधर आ जाओ तो इधर आपको मैग्नीशियम कितना दिख रहा है, सिंगल 1 दिख रहा है। अब इसको 2 करने के लिए भाई जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे सारे एटम्स इक्वल हो गए, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि हम बैलेंस करते कैसे हैं। सेकंड आता है, सॉरी थर्ड आता है फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल, या चलो यहीं लिख रहा हूं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट बताने की वो उसकी स्टेट क्या होगी, तो भाई साहब मैग्नीशियम की बात करें Mg, तो आप जानते हैं मैग्नीशियम जो एक सॉलिड मेटल है, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक गैस है, और जो बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। तो मैंने इनकी क्या बता दी, फिजिकल स्टेट बता दी। तो अब ये आपका एक कंप्लीट रिएक्शन हुआ कि आपने रिएक्शन किया, सेकंड में आपने इसको बैलेंस किया, और थर्ड आपने इसकी फिजिकल स्टेट बताई। तो इसे कहते हैं कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा बैलेंसिंग करना, आज का टॉपिक रहेगा सिर्फ बैलेंसिंग तक। फिर उसके बाद हम कल के लेक्चर में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होती है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज, हाँ ये नोट कर लीजिए, कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। नोट नहीं करेंगे तो मुंह फैला के बैठे रहेंगे, बस बैठे रहो। देखो भाई आए हो, चीज़ों को नोट तो करो, उठाओ पेन कॉपी यार, भाई समय दे रहे हो, और आप समय दे रहे हो तो उस समय का कम से कम इस्तेमाल तो करो, उस चीज़ का कम से कम बेनिफिट तो हो। बैठ के कौवा रहे हो, हाँ कोई जाके भाई खेल कूद रहा होगा, तो कम से कम आप यहाँ आए हो तो चीज़ों को सीख तो लो यार, एक चीज़ ही सीख के जाओ कम से कम। ऐसा नहीं कि हाँ चीज़ें एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को आप बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, और आप कब स्मार्ट बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस से होता है यार, प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे तो क्या हुआ, लगाओगे इधर उधर दुकान, भाई मेहनत नहीं करोगे, आप अभी समय की कदर नहीं कर रहे हो, तो आगे क्या होगा। कुछ दोस्त आपके कुछ बन जाएंगे और आप वहीं के वहीं रहोगे, तो फिर बड़ा गंदा लगता है यार कि हमारे क्लासमेट्स ही आगे बढ़ गए और हम कहाँ पीछे रह गए। तो बस यही सोचोगे काश हम भी मेहनत कर लिए होते, तो आज उनकी जगह पे हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी होती। लैम्बोर्गिनी तो मेरे पास भी नहीं है अभी, लेकिन ले लूँगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। भगवान जब पैसा देंगे मेहनत करूँगा तो सब पॉसिबल है यार, मेहनत से पॉसिबल है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई साहब, समझते रहिए चीज़ों को, है ना, और पूरा लेक्चर यार जरूर देखिएगा। ऐसे नहीं कि आए भाग गए, उठाया बैग चल दिए, पेन कॉपी रखे बैग में, हैं आए हो तो यार कम से कम चीज़ों को नोट कर लो, देख लो, और ना मज़ा आए यार तो फिर पैसा वापस है। हाँ तो अब हम सीखेंगे बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या यार कौन कौन से मार्कर रखे हो भाई, टेक्निकल टीम यार कम से कम 2-3 मार्कर रख दिया करो यार। हाँ पता नहीं कौन कौन से मार्कर लाए हो, चलता ही नहीं है। बैलेंस ऑफ द केमिकल, ये देखो ब्लैक वाला पता नहीं कहाँ चला गया,
क्या यार, एक तो मेरी टेक्निकल टीम थोड़ी सी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये हमारी टेक्निकल टीम ऐसे तो बहुत होशियार है लेकिन थोड़ी कंजूस भी है, मार्कर मेरे को अच्छे नहीं देती है। क्या कर सकते हैं यार। तो बैलेंस ऑफ द रिएक्शंस, अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग करना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग पे, कि बैलेंस कैसे किया जाता है, और कुछ नहीं। अभी रिएक्शन करना नहीं सिखा रहा हूं मैं तुमको कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन सिखाऊंगा, अभी आपको फॉर्मूले भी बनाना सिखाना है, लेकिन धीरे धीरे सीखना है, एकदम से थोड़ी यार। एकदम से खा लोगे तो उल्टियां होंगी, दस्त आ जाएंगे और बैठे रहोगे लैट्रीन में, है ना। तो धीरे धीरे हमको दवा धीरे धीरे असर करती है, एकदम से थोड़ी। तो बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब मैं कुछ रिएक्शन यहां पे लिखूंगा और आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है H2। कुछ रिएक्शन मैं लिख दूं ताकि आपको लगातार बैलेंस करना है। और अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, कम से कम चलो बैलेंस तो आता ही है आप लोगों को, है ना, क्योंकि जरूरी है भाई, सब बैलेंस नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बैलेंसिंग करना बिल्कुल सिखा देंगे। 4 अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो बनेगा आपका बेरियम ब्रोमाइड प्लस H2O। और एक और लास्ट कर लेते हैं, 5 तो कर ही लेते हैं। सेकंड ले ले एल्यूमिनियम, भाई सेकंड ले ले एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, है ना। ये आपके कुछ इक्वेशन आपके सामने। अब बैलेंसिंग करना है हमको, तो आज पूरा बैलेंस सीख के ही जाएंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। तो आइए, तो सबसे पहले बैलेंसिंग में करना क्या है आपको। अब भाई साहब इधर आप देख लीजिए, रिएक्टेंट एक साइड रिएक्टेंट है, एक साइड प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या होता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट वे होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। सब्सटेंस दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, भाई साहब अब यहां पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कौन भाग ले रहा है, तो एक तो आपका CH4 प्लस O2। अब जैसे ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपस में भिड़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या बना, CO2 प्लस H2O। तो जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बस उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ये भूला नहीं है आपको। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, समझे ना। यार लिख सकते हैं आप, अगर नहीं तो इधर लिख दूं मैं, रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट, एक तो यार इनके मार्कर्स में परेशान हूं। हाँ, रिएक्टेंट सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट।
है ना, कि रिएक्टेंट मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हों, टेक अ पार्ट कर रहे हों, तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, प्रोडक्ट जी, ऐसी प्रोडक्ट होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो भाई साहब जब होगा तो कोई ना कोई नई चीज बनेगी, दो चीज भिड़ती हैं नई चीज बनेगी, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ये नोट कर लीजिए, रिएक्टेंट्स। भाई पता होना चाहिए ना कि एरो के इस साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के इस साइड जो कुछ भी होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और बैलेंसिंग का मतलब ही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना। तो ये अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख लीजिए ताकि चीजें क्लियर ही रहें, कुछ छोड़ो ही ना यार, ये हल्का फुल्का था। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? वो न्यू सब्सटेंस जो बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। है ना, चलिए ये नोट कर लिया होगा। अब हम बैलेंसिंग करना सिखाते हैं कि बैलेंसिंग होता क्या है। तो बैलेंसिंग मतलब आप लोग समझ गए कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना। अब मैंने बोला सबसे पहला स्टेप होता है कि आप देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको किस साइड जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, चाहे आप रिएक्टेंट साइड में शुरू करो चाहे प्रोडक्ट साइड में शुरू करो। तो जैसे मुझे पता चल गया कि जो इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई साहब कितने दिखे आपको, ये 4 हाइड्रोजन। अब भाग जाओ तुरंत प्रोडक्ट साइड में। अब इस पूरे प्रोडक्ट साइड में देखो कि आपको कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है। भाई साहब मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया ना, देख तो सकते ही हैं, सिंबल्स की आपको पहचान होगी। तो ये हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है? 2। यहां कितना था? 4। अब बैलेंस करना है तो बैलेंस का मतलब होता है आगे से मल्टीप्लाई करना, आगे से इंटू कर देना। तो ये है 4, ये है 2। अब 2 में कितना इंटू करूँ कि 4 हो जाए? तो आप सभी जानते हैं 2। अब हो गया भाई, ये 2 नंबर सबके साथ होगा, तो हाइड्रोजन के पास 2 पहले से है और 2 इसने और इंटू कर लिए, तो हो गया 4। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो नीचे कुछ नहीं है, लेकिन आगे नंबर लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, अब इस पूरे प्रोडक्ट साइड में आप काउंट करो ऑक्सीजन कितने हैं पूरे। तो इधर से मैं चलूंगा, ऐसे चल रहा हूं और जैसे चल रहा हूं तो इधर मुझे दिखा, पहले तो मुझे कितने ऑक्सीजन दिखे? 2 ऑक्सीजन। भाई ओ के नीचे 2 लगाया ना, तो 2 ऑक्सीजन। ठीक, आगे बढ़ो, रोक के रखो भाई सब 2, आगे प्लस है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला 2 दिख रहा है आपको, इसके नीचे तो नहीं है लेकिन आगे 2 लगाया, मतलब ऑक्सीजन 2 हैं। तो 2 और 2 मुझे मिल गए 4 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 4। अब भाग जाओ रिएक्टेंट साइड में। अब इस रिएक्टेंट साइड में क्या आपको कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, ये इधर। तो ऑक्सीजन है 2, इधर है 4, करना है इक्वल, तो सिंपल सा कितने से इंटू कर दे कि 4 हो जाए? 2 से, तो हो गया 4। इसी तरीके से भाई साहब ये भी है। अब इस पूरे आपको रिएक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, चाहे आप इधर से देखो चाहे जिधर आपको सबसे ज्यादा दिखे, बस वहीं पे रुक जाओ। तो जैसे कि मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है ये ऑक्सीजन, कितने दिखे ऑक्सीजन? 4। अब यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। भाई इसके तो कुछ है ही नहीं, सिंगल है 1। यहां 4 है, यहां 1 है। 4 करना है तो क्या करूं? सिंपल सा है, 4 से मल्टीप्लाई, कितने से? 4 से। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन पहले से इसके पास देखो 2 है, H2 लिखा हुआ है, 2 पहले से हैं, और आगे का मतलब होता है इंटू कर देना। तो 2 पहले से, 4 और मैंने इंटू कर दिए, तो हो गया 4 2 जा 8। अब इधर है, इधर हाइड्रोजन 8, इधर हाइड्रोजन है 2, इक्वल करना है, क्या करूं? सिंपल सा, 2 हैं, कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 8 हो जाए? तो 4, 4 2 जा 8। अब सेकंड देखो, F कितने, Fe कितने हैं? भाई Fe कितना है? नीचे लिखा है 3, इधर आ जाओ, Fe कितना है? 1 है, इक्वल कर, बैलेंस करना है, तो 3 हो गए सारे आइटम्स बैलेंस। इसी तरह सेम इधर भी देख लो भाई, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो
मैंने बोला सबसे हाईएस्ट आपको जो दिखे, तो हाईएस्ट मुझे दिख रहा है Na दिख गया। Na कितना है, नीचे Na2 लिखा हुआ है। अब इधर आ जाओ, रिएक्टेंट साइड में आपको Na दिखा कहीं, ये रहा Na, कितना है, 1 है, 2 करना है, ये 2 कर दिया भाई। प्रोडक्ट साइड में Na 2 है, इधर भी आपका Na कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस साइड में टोटल आप देखो, चाहे इस साइड देखो, टोटल आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, टोटल हाइड्रोजन। तो चलो स्टार्ट करो। H 2 दिखे हैं, ठीक है, आगे बढ़ो, 2 तो है हमारे पास, इसको रोक के रखो। फिर ये 2 आगे लगाए, ये 2 का मतलब होता है इन सब के साथ यूज होगा, तो Na भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। भाई 4 करने के लिए क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 2 दूना 4। अब SO4 कितना है भाई, SO4 मतलब इसको सल्फेट बोलते हैं, एक ही बार लिखा है SO4। अब ये मत गिनना सर यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये पूरा एक कंपाउंड आता है, इसको बोलते हैं सल्फेट। और सल्फेट कितनी बार है, एक बार। यहाँ भी देखो SO4 एक ही बार आया है, ठीक, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन भी कितना है, 2। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, ये तो हाइड्रोजन का 2 है भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन आगे तो 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह इसमें आ जाओ भाई साहब, देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा सबसे पहले आप देखो कि किसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हैं, और कुछ करना ही नहीं, फिर उसको बैलेंस करते चले जाओ। चाहे जिधर आप देखो, जैसे अब इसमें मुझे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स दिखे, कोई भी देख लो, जैसे मुझे मिल गया Br2 ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कितना है, 2। अब कहीं देखो इधर Br कहीं लिखा हुआ है, ये रहा Br, 1 है, इधर 2 इधर 1 बराबर करना है, तो आगे से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब Br तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। इधर भी देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक। लेकिन इस पूरे साइड में हाइड्रोजन कितना है, ये काउंट करना है हमको भाई, रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने हाइड्रोजन, तो यहां से काउंट करो। ये रहा H और H के बाहर 2 है, मतलब हाइड्रोजन अभी 2 मिले हमको, ठीक, आगे बढ़ो। और ये 2 रहा, और तो 2 और 2 हो गए 4। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, बैलेंस करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो हो गया 2 दूना 4, सिंपल सा। ऑक्सीजन कितना है भाई, 2। इधर भी देखो नीचे तो कुछ है नहीं, लेकिन आगे 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन 2। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट बचा है भाई साहब, इतने में तो मेरा पसीना निकल गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ना आए तो भाई साहब वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई ये नहीं कि आप इसको दोबारा नहीं दे सकते, जितनी बार चाहे उतनी बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। और चीज़ें एकदम अपने उससे चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि मैं कुछ 20 से पढ़ा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से लेके मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, और ये उसका तीसरा लेक्चर है, और बस 2-3 लेक्चर और हैं, आपका पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म। फिर लेके आएंगे हम क्वेश्चन सीरीज, और करके देखिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है आपसे क्वेश्चंस। चलिए यहां देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मुझे दिखे, हाइड्रोजन कितने दिखे, या आपको इधर दिख रहा होगा क्लोरीन 3। अब ये 3 है, तो जब भी आपको कोई ऑड नंबर दिख जाए तो इसको सबसे पहले इवन करो। अब इवन करने के लिए आप सबसे छोटे नंबर से इंटू कर दो, तो कितने से कर दूं कि ये इवन हो जाए, तो मैं 2 से अगर इंटू कर दूं तो क्लोरीन 3 पहले से है, 2 इंटू और कर दिया, हो गया 3 2 जा 6, तो क्लोरीन कितने हो गए, 6। अब इधर क्लोरीन कितने हैं भाई, एक ही है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ तो इसको बैलेंस ही कर लेते हैं ना, 3 2 जा 6, इधर है 1, तो 6 से इंटू कर दें, ठीक है, सही है। अब क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन है 2, कितने से इंटू करूं कि 6 हो जाए, तो 3 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6, इधर भी 6। एल्यूमिनियम कितना, इधर 1, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा, इधर 2 है तो इधर भी आप क्या कर दो, 2 कर दो। तो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आज हम ज़्यादा नहीं, बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज हमको सीखना था बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। और कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हम कल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज़ को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो भाई साहब बस हो गया, अब मेरे से और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा अपना भी काम कर लूँ, और साथ में आपका तो साथ में दूंगा ही दूंगा। बस आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा, और दोनों का साथ, दोनों का विकास।
तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और धीरे धीरे आएगा, समय दीजिए बस। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।